हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से एस्पिरेंट्स गोल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है कि हम यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए यहाँ पर ग्रामर को पूरी तरह से कराएं। तो मैं पहली क्लास लेकर आ गया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में क्लास नंबर 1 और पार्ट 1 है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज हम टेंस शुरू कर रहे हैं यहाँ पर और सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। उससे पहले हम टेंस के प्रकार और टेंस कहते किसे हैं सारी चीज़ें इस वीडियो में समझने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं टेंस की, और टेंस का मतलब होता है काल। काल को वैसे हम रिलेट करते हैं समय से, हालांकि इन दोनों में अंतर होता है, लेकिन क्या अंतर होता है ये हमें नहीं बताया जाता है। तो हम इस चीज़ से क्या है अनभिज्ञ रह जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि इन दोनों में अंतर होता क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, काल और समय के बीच का जो अंतर है वो ये है कि जो काल है उसमें हम दिन महीने या साल का क्या है यहाँ पर जिक्र नहीं आता है। कभी दिन महीने या फिर साल का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन जब हम समय की बात कर रहे होते हैं तो समय में दिन महीने तारीख ये सारी चीज़ें क्या है इंक्लूड करी जाती हैं, क्योंकि ये समय है। और टेंस इससे थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर इनके बीच के रिलेशन का अगर हम जिक्र करें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो समय होता है या फिर जो हमारी जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं समय के हिसाब से देखा जाए तो। सबसे पहला हमारा बचपन होता है, फिर जवानी, और उसके बाद क्या होता है हमारी वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं, यानी कि बुढ़ापा। तो उसे हम कह सकते हैं इस तरह से हमारे क्या है ये बचपन और ये 3 क्या हो गए हमारे, ये तो समय के हिसाब से हो गया। लेकिन टेंस जो होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ को हम इससे रिलेट कर सकते हैं इस हिसाब से। हालांकि इनमें अंतर होता है, पर ये अगर हम संबंध देखना चाहें तो इस तरह से संबंध हो सकता है, क्योंकि काल भी 3 प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ समय और एक जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो, और जो आने वाला है यानी कि भविष्य। तो इस तरह से हम समय और काल को रिलेट कर सकते हैं। अब इनके जो प्रकार हैं वो जान लेते हैं और टेंस की जो डेफिनेशन है वो भी हम क्या है यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे हम टेंस की परिभाषा या फिर टेंस की डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं, या फिर काल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। अभी यहाँ पर हम इनके क्या है प्रकार देख लेते हैं कि जो प्रकार हैं वो क्या होते हैं। टेंस के प्रकार, इस तरह से हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम उस चार्ट पे क्या है चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैं नंबरिंग डाल देता हूँ।
तीन तीन प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद है पास्ट टेंस, और तीसरा नंबर आता है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से हमारे जो टेंस हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हिंदी में बात करें तो प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्यकाल। भविष्य काल। ये जो समय होता है वर्तमान, इसका मतलब होता है जो चल रहा है, और भूतकाल का मतलब होता है बीत गया। जो बीत गया समय वो भूतकाल में आता है, और जो आने वाला है, जो आगे आने वाला समय है, वो फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ पर हमने तीन प्रकार के टेंस देखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की अगर बात करते हैं तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? चार होते हैं, और चार ही पास्ट के होते हैं और चार ही होते हैं फ्यूचर टेंस के। और इन्हें टोटल अगर हम बात करें कुल मिलाकर 12 टेंस हमारे हो जाते हैं। उनके जो प्रकार हैं चार चार, उन सबको हम क्या है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला भाग है वो है इंडेफिनिट, उसके बाद दूसरा नंबर आता है कंटिन्यूअस का, तीसरे नंबर पे आता है परफेक्ट, और नंबर 4 पे आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से तीनों टेंस के चार चार पार्ट्स हो जाते हैं, और हम इन चारों पार्ट्स का जो प्रयोग है वो तीनों टेंस के साथ कर सकते हैं, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से हम पास्ट के लिए चारों का यूज़ करेंगे, और उसी तरह से हम फ्यूचर के साथ भी चारों का यूज करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर आइए बात प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और प्रेजेंट टेंस को ही आगे लेकर जाएंगे, सारा मैटर इसी का ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखेंगे। इसका मतलब है जब कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है, तो वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है। अब वर्तमान में होने का अर्थ यहाँ पर जो है वो है कि या तो वर्तमान में चल रहा है, या फिर वर्तमान में कार्य किया जाता है, या फिर वर्तमान में कार्य किया जा चुका है, या फिर कुछ समय में वर्तमान में ही क्या है काम होने वाला है। ठीक है, तो ये जो मतलब चारों तरह से जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सारे जो टेंस हैं उनकी ये परिभाषा है।
और इसी के हिसाब से क्या है चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। अब सबसे पहले जो इसका पार्ट है पहला, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले उसी पर हम आज बात करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम जब टेंस पढ़ रहे होते हैं या फिर मतलब कोई भी चीज़ हो तो हमें उसकी पहचान होना बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचान ही हम देखेंगे कि पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसकी जो पहचान होगी, हम ज़्यादा लंबी इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे कि जब क्रिया के साथ या तो ताहे आए या फिर तीहे आए या फिर तेहे आए या ताहू आए, तो इस तरह के जब आपको शब्द मिलेंगे क्रिया के साथ ताह तीह तेह ताहू, इस तरह के जब आपको शब्द मिलेंगे तो वहाँ पर आप पहचान जाएंगे कि जो हम टेंस पढ़ रहे हैं या फिर जिस टेंस का वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे खाता है, जाता है, इस तरह के आपको शब्द देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो मूल क्रिया है वो खा है, यहाँ पर जा है, लेकिन इनके पीछे ता है यहाँ पर लगा हुआ है, तो इससे पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। यही इसकी पहचान होती है। अब हम यहाँ पर इनके नियम पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट टेंस अगर हमने यहाँ पर पढ़ा है तो फिर हम इसके जो वाक्य होंगे वो किस तरह के होंगे और किस तरह से हम उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब हम कोई भी टेंस पढ़ रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर दो प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो मैं यहीं पर ये सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो सारे टेंस होते हैं हमारे, जो उनमें नियम होता है वो ये सभी में क्या है लागू होता है। तो मैं यहीं पर ये चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ अभी, जो हर टेंस के लिए यानी कि 12 के 12 टेंस के लिए यूज होने वाले हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर है टाइप वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो इसको विधान सूचक वाक्य कह सकते हैं। विधान सूचक वाक्य या फिर विधि सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। या फिर प्रश्न सूचक भी इसको हम नाम दे सकते हैं। प्रश्नवाचक कहें या प्रश्न सूचक कहें, एक ही बात होती है। अब हमने यहाँ पर दो प्रकार के जो टेंस की बात की है, और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है एसर्टिव सेंटेंस और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अभी हमारे लिए जो जानना ज़रूरी है वो है एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और हम इन्हें जो पढ़ेंगे वो किस तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रकार है वो है असर्टिव सेंटेंस। अभी हम इसे भी दो प्रकार में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से हम एक चार्ट बना लेते हैं, पूरे डिटेल के साथ हम चीज़ों को क्या है यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं।
और ये अच्छे से आप क्या है समझ पाएंगे। तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है एफर्मेटिव, या फिर पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। और अगर हम एफर्मेटिव की बात करते हैं हिंदी में, तो इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। यानी यहाँ पर जो बात होगी वो सकारात्मक होगी और यहाँ पर नकारात्मक होगी, अर्थात इनमें हम नहीं का प्रयोग करेंगे। इन सेंटेंस में हम नहीं का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पर दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं वो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इन्हें भी हम दो प्रकार में ही बांट कर पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से आप यहाँ पर देखें। पहला प्रकार है यहाँ पर फर्स्ट टाइप, और जो दूसरे प्रकार के हैं वो हैं सेकंड टाइप, या फिर हम ये वाले हैं इन्हें यस या नो टाइप भी हमने कह सकते हैं। और इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड टाइप भी इसे हम कह सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड टाइप कहें सेकंड टाइप को, या फिर सेकंड टाइप ही कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है इन्हें हम यस और नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसका कारण है क्योंकि अभी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसे हम यस और नो टाइप क्यों कहते हैं। तो मैं इसकी पहचान आपको बता दूँ। इसकी पहचान ये होती है कि ये वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क पर क्या है ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो कुछ शब्दों के साथ शुरू होंगे, जैसे कर्ता के साथ शुरू हो सकता है यानी कि सब्जेक्ट के साथ, और इनके बीच में हमेशा क्या है आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो तो वहाँ पर सेकंड टाइप या फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि क्या इनमें भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। तो हाँ, इनमें नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, और वो मैं सारी चीज़ें जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा आगे सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अभी यहाँ पर जो बात हुई है यस और नो टाइप की, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इसको हम यस और नो टाइप क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या से शुरू है, और जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो क्या से अगर हम कुछ पूछते हैं कि क्या तुमने आज खाना खाया, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर में जवाब आता है वो यस और नो में ही हमेशा आता है। तो इसलिए हम इसको यस और नो टाइप भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 1 की, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, और एफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए जो रूल नंबर 1 है वो ये है, एक वचन के कर्ताओं के साथ फर्स्ट फॉर्म में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, या फिर हम आई ई एस लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे ये देख लेते हैं। अभी यहाँ पर बात हुई है एक वचन के कर्ताओं की, तो एक वचन के जो कर्ता होंगे
एक वचन के कर्ता का मतलब है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट से, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि जब सब्जेक्ट की संख्या क्या हो, संख्या हो एक। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है जब कार्य करने वाला जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी संख्या जब एक हो, तो इसका मतलब होता है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक वचन का कर्ता हम हिंदी में से कहते हैं। तो इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लेता हूँ, वह स्कूल जाता है। ज़्यादातर जो उदाहरण लिया जाता है वो राम स्कूल जाता है के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर वह लिख दिया है, हालांकि एक वचन का ही करता है। वह का मतलब होता है कि एक लड़का है, और क्योंकि यहाँ पर लड़का इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ता है पीछे पहचान में है, तो वह स्कूल जाता है तो मतलब लड़का ही होगा। इस तरह से जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम उसको एक वचन का कर्ता यहाँ पर बोलेंगे इस तरह से। और इनको बनाने के लिए जो नियम है वो किस तरह से, यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब कुछ समझेंगे। अगली स्लाइड में ये चीज़ें देखते हैं। उदाहरण है वह स्कूल जाता है। अभी हमने यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस की बात की है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसी के साथ एस या ई एस या आई ई एस, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है। और यहाँ पर आप एडवर्ब लिख सकते हैं, इसको एडवर्ब का आपको प्रयोग करना है। मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। और इनके साथ हमेशा फुल स्टॉप आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फुल स्टॉप का प्रयोग हमें इनके साथ में करना होगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर एडवर्ब भी वहाँ पर है तो एडवर्ब भी हम वहाँ पर लगाएंगे। एडवर्ब क्या होती है, यहाँ पर कौन सी एडवर्ब यूज होती हैं, सारा कुछ हम जानेंगे। तो इसके बाद जो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, और वह का मतलब है ही। अभी यहाँ पर वर्ब की बात की है, यानी कि क्रिया, काम जो जाने का काम किया जा रहा है, यानी कि गो, और उसमें हमें एस या ई एस या आई एस लगाना है। तो यहाँ पर ई एस ही सही है, क्योंकि गो के साथ हमेशा ई एस का ही प्रयोग किया जाता है, तो ई एस लगाना ही उचित होगा। और जाने के अर्थ में हम टू प्रीपोजिशन का यूज हमेशा ही करते हैं, तो ये हमें करना ही है, गोज टू। और यहाँ पर स्कूल हमें लिखना है, क्योंकि उसके बाद स्कूल ही हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करते हैं, और फिर इसके बाद हमें फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देना है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपके लिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पर दे रहा हूँ, वो आप ट्रांसलेट करके कमेंट में उसका उत्तर दें इसी स्ट्रक्चर के आधार पर। आपको दिया गया वाक्य है, श्याम खाना खाता है। आप इस सेंटेंस का उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने कुछ यहाँ से अच्छा अचीव किया है या फिर अच्छे से आप समझे हैं, तो इसका उत्तर आप दें। अगले वीडियो में हम
कोशिश करेंगे कि पूरा प्रेजेंट टेंस ख़त्म करें।